अभी करूंगा उससे आंसर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप लोग भी सोचिए, जवाब मत दीजिएगा, जब उस स्लाइड पे आएंगे तो वापस से चर्चा करेंगे। इतने सोच के रखिए अपना जवाब विद रीजन, यस और नो तो दोगे ही, विद रीजन। ठीक है, अब देखो बंधु क्या होता है प्रैक्टिकली। कि देखो रेजिस्टेंस के साथ लीकेज रिएक्टेंस आ रही है ना तुम्हारी, तो जहां तुमने रेजिस्टेंस दिखाया था मेरे भाई, वहां साथ में लीकेज दिखा दो। जहां तुम रेजिस्टेंस दिखा रहे थे ना, साथ ही में लीकेज दिखाओ। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ आ रही है ना लीकेज रिएक्टेंस तुम्हारी, तो जहां रेजिस्टेंस दिखा रहे हो उसी के साथ लीकेज रिएक्टेंस दिखाओ। इक्वेशन में दोनों साथ में आ रहे हैं ना, ये दिखा दिया तुमने। अब प्राइमरी पे तुम्हें पता है नो लोड करंट के लिए एक शंट ब्रांच भी दिखाते हैं भाई, चाहे कितनी बुरी लगे लेकिन दिखाना तो पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट बात है। चलो ऐसे दिखा देते। अब ये मत कहना नीचे की लाइन कहां से गायब हो गई, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? ठीक है, लॉसेस लॉसेस तो तुम बता रहे हो, लॉसेस से क्या फ्लक्स कम होने लग गए क्या? फ्लक्स मैग्नेटिक क्वांटिटी है, तुम उसमें यार एनर्जी पावर घुसा दिए लॉसेस लेके। सबसे बढ़िया फंडा होता है लॉस बोल दो, कोई भी चीज कहां गई सर, लॉस हो गई, है ना सर, लॉस हो गई। क्या हो गया? तुम लोगों को ना वैसे ही धमका के पढ़ाना पड़ेगा कि अगर बीच में कोई बच्चा बोला तो ब्लॉक्ड, या फिर क्लास एक्सटेंड हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनो, तब तुम लोग सुनते हो। नहीं तो तुम लोग ना लिखने पे ज्यादा ध्यान देते हो, बोलने पे क्लास के अंदर, रेदर देन कि सुनने पे। और जब तक सुनोगे नहीं तो एब्जॉर्प्शन तो जीरो ही होगा, एकदम वाइट सरफेस बन जाओगे, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता जाएगा, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर रैंक लानी है तो ब्लैक बॉडी बनना होगा, सब कुछ एब्जॉर्ब करना होगा। ठीक है बंधु, ये देखो, ये सर्किट समझ आ रहा है? रेजिस्टेंस तक तो हम पहले ही पहुंच गए थे पिछले लेक्चर के अंदर, बस मैंने इस बार क्या किया है, मैंने उसके साथ में एक रिएक्टेंस और शो कर दिया है। रिएक्टेंस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? लीकेज फ्लक्स को। क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? लीकेज फ्लक्स को। E1 और E2, ठीक है, E1 और E2। अब यहां पे E2 जो होता है भाई, दैट इज N2 by N1 इंटू E1, N2 by N1 इंटू E1। फिर I1 डैश और I2 का भी रिलेशन यही होता है। I1 डैश जो होता है वो I2 का रेफर्ड वैल्यू होता है। I0 क्या होता है? I0 इज योर नो लोड करंट, ठीक है। एंड I0 का जो फेजर होता है दैट इज द फेजर सम ऑफ I म्यू प्लस I डब्ल्यू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगर आप शॉर्ट नोट्स में डालोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आगे आपकी इच्छा श्रद्धा। आ जाओ, अब वापस आते हैं। हमने यार क्या बोला था? हमने ये बोला था मेरे बच्चों कि जो फ्लक्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू V बाय एफ, करेक्ट, ठीक है। लीकेज फ्लक्स इज नॉट म्यूचुअल फ्लक्स। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात, क्या बात है भाई, खुश कर दिया मन सोमन। अब मेरी बात सुन लो, हमने जब ये बोला था ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, सुनिएगा, ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, तो हमने कैसे लॉजिक दिया था कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू V बाय एफ। जब तक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब तक आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहां पे एक स्टेटमेंट के अंदर फ्लॉ था कि फाई इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V बाय एफ बट फाई इज प्रोपोर्शनल टू E बाय एफ। क्या? फाई इज प्रोपोर्शनल टू E बाय एफ। तो पहली चीज हम लोग क्या बोलते हैं कि फाई
is not directly proportional to V by F, but phi is proportional to E by F. जब तक देखो आपने रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की, ठीक है, जब तक आपने रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की बात नहीं की थी तब तक तो सब बढ़िया था, V और E बराबर थे, है ना, दोनों का स्टेटस बराबर था, दोनों साथ साथ चल रहे थे। फिर आपने इनके रिश्ते में दरार डाल दी, जैसे सीरियल में होती है ना, वो सास बहू वाले सीरियल में वैम्प होती है, ऐसे आप बन के आ गए। आपने दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी, बीच में क्या डाल दिया, एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस, तो बेचारा ईएमएफ और वोल्टेज अनइक्वल हो गए, ठीक है, बेचारा ईएमएफ और वोल्टेज अनइक्वल हो गए ड्यू टू सीरीज ब्रांच ऑफ आर एंड एक्स, सीरीज ब्रांच ऑफ आर एंड एक्स, ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज। कोमोली का पता है तुम्हें, क्या बात है, हम लोग बचपन में देखा करते हैं, तुमने नया वाला देखा होगा, हमने तो पुराने वाला देखा है। आओ, ईएमएफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। अब क्या होता है, सुनो अब ध्यान से, ये डेरिवेशन बाद में कराऊंगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट अभी लिख रहा हूं ना, इसका डेरिवेशन बाद में आएगा। एट लैगिंग पावर फैक्टर ईएमएफ इज लेस देन वी, तो एज लोड करंट इंक्रीजेस आपका ईएमएफ डिक्रीज होता है, एंड फाई प्रोपोर्शनल टू ई बाय एफ, ये भी डिक्रीज होता है। एट लीडिंग पावर फैक्टर, ये ना वोल्टेज रेगुलेशन में डिराइव कराऊंगा, ई इज ग्रेटर देन वी, एज लोड करंट इंक्रीजेस ई इंक्रीजेस, तो फाई प्रोपोर्शनल टू ई बाय एफ ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। एट यूनिटी पावर फैक्टर, इसमें भी बेटा E इज लेस देन V, एज I2 इंक्रीजेस E डिक्रीजेस, तो फाई डिक्रीजेस। तो ऑल इन ऑल हम ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली at lagging and unity power factor, as I2 increases, phi reduces slightly, कम ही घटता है बट घटता है, प्रैक्टिकली ना फ्लक्स पे असर आता है, phi reduces slightly, and at leading power factor, यानी डिपेंड करता है लोड कैसा लगा रहे हो, एज I2 इंक्रीजेस फाई इंक्रीजेस स्लाइटली। समझ में आई ये कहानी? और ये पता है बहुत एक अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि कभी कभी ना किसी एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकते हैं। ये सब सवाल जो है ना, मैंने मतलब अपने पिछले 10 साल के करियर में देखे हैं, छोटे छोटे सवाल इधर उधर, और उस पर फिर पूरा रिसर्च करके बढ़िया से थ्योरी बनाया है, तब मैं आपको ये पढ़ाता हूं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? मोटा भाभी आ गई इसमें, चलो कुछ भी मान लो सीरीज ब्रांच को। यार अब इतना रुक जाओ यार, E1 ज्यादा प्रोड्यूस होगा टू कंपेंसेट, वो सब छोड़ दो, चलो बात की बात है कि ये E1 बड़ा कैसे आए, E बड़ा छोटा कैसे आए, वोल्टेज रेगुलेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली फ्लक्स लोड पे डिपेंड करता है, बट कंसेप्चुअली या थ्योरेटिकली हम ये बोल देते हैं कि फ्लक्स इज कांस्टेंट इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड इज कनेक्टेड टू अ ट्रांसफॉर्मर, तो एज लोड इंक्रीजेस, बेटा एज लिखा है, एज यानी एज जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा, एज भी पढ़ो। I2 इंक्रीज नहीं करता, अगर I2 इंक्रीज करे तो, अगर, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, a unity power factor load is connected to a transformer. Now if the load current increases, phi remains constant, phi increases slightly, phi decreases slightly, cannot comment, ठीक है। कैपेसिटर रिएक्टिव पावर देता है, लेता नहीं है, टेक नहीं, गिव्स कह सकते हो। कैपेसिटर रिएक्टिव पावर दे रहा है तो इट गिव्स रिएक्टिव पावर, जिससे फ्लक्स बढ़ रहा है,
क्या बात है, इशप्रीत ने ऑप्शन याद करके बी भी बता दिया, मुझे खुद याद नहीं रहा मैंने किस ऑर्डर में बोले हैं। आओ अब देखो, ट्रांसफॉर्मर का पूरा सर्किट अगर प्राइमरी पे रेफर कर ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी थोड़ी सी, बस यही है, सारा सर्किट एक तरफ कर लें। अब जिन बच्चों ने मेरे मैग्नेटिकली कपल्ड के लेक्चर देखे हैं उनका भाग खुलने वाला है, धन्य धन्य होने वाले हैं वो बच्चे जिन्होंने भी मेरे कपल्ड सर्किट के लेक्चर देखे हैं। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों बोले? देखे हो बेटा, 4 लेक्चर 0 के नाम पे दे रखे हैं, और फुल कोर्स वाले मत कहना हमें तो दिए ही नहीं, गधो तुम्हारे जो है कोर्स में नेटवर्क में इंक्लूडेड है। एक फुल कोर्स वाला बच्चा पूछ रहा मुझे मशीन के 4 लेक्चर एक्स्ट्रा दिख नहीं रहे। अरे तुमको काहे दिखेंगे भाई, तुम्हारा तो नेटवर्क कराए है ना, तुमको तो दिखने भी नहीं चाहिए भाई। चलो ठीक है, तो अब ये देखो, आपने क्या किया ना, सेकेंडरी वाली ब्रांच उठा के आप प्राइमरी पे ले आए। अब क्या ये सर्किट तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन इसके अंदर ना एक एक टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंडरी पे लोड छोड़े या लोड भी ले ही आते हैं, है ना, सेकेंडरी पे लोड भी क्या छोड़ेंगे, लोड भी ले आते हैं इधर ही। ठीक है, लोड भी इधर ले आए। अब ये देखिएगा, यहां पे होता है R1 JXL1, ये RC JXM, ये तो सारे प्राइमरी पे थे पहले से। ये होता है अब R2 डैश जो आप प्राइमरी में लेके आए हो, JXL2 डैश जो प्राइमरी में लेके आए हो, ZL डैश। यहां पे करंट होता है I0 जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं IW और Imu। यहां पे करंट होता है I1 डैश और यहां पे करंट आ जाता है I1, ये होता है V1। ठीक है, ये जो R2 डैश है ये R2 का रेफर्ड वर्जन है प्राइमरी पे। चलो अभी आ रही है ना आवाज, मस्त एकदम। चलो तो ये V2 को हमने रेफर कर लिया। अब EMF जो था बेटा, EMF ये शंट वाली ब्रांच के अक्रॉस था ना, शंट वाली ब्रांच के अक्रॉस आप EMF दिखा दो, यानी इस ब्रांच के अक्रॉस आप दिखा दो
क्या, E1, E1 यहां दिखाओगे, इसीलिए तो कह रहा था ये ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग नहीं होती है, ये एक्चुअली एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करता है इनसाइड, इनसाइड अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। और ये ध्यान रखना, पी लोड रिमेन सेम ऑन रेफरिंग, जब आप रेफर कर रहे हो तो पी लोड सेम रहेगा और क्यू लोड भी सेम रहेगा, पावर नहीं बदलती है रेफर करते वक्त, इंपिडेंस जरूर बदल जाती है लोड की, बट पावर रिमेन्स द सेम। ठीक है, पावर रिमेन्स द सेम। ठीक है, पावर आपकी सेम रहती है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप चाहते तो बेटा पूरा सर्किट सेकेंडरी पे भी ले जा सकते थे, बट यूजुअली पता है प्रेफर हम ये करते हैं कि प्राइमरी पे लाएं, क्योंकि प्राइमरी से पे लाने के लिए हमें दो ही वैल्यूज को लाना पड़ता है, सेकेंडरी ले जाने के लिए चार पैरामीटर को सेकेंडरी लेके जाना होगा। अब देखो भाई, अब सेकेंडरी के टर्मिनल्स पे क्या लगा होगा, ऐसा करके लोड लगा होगा, सेकेंडरी की वाइंडिंग यहां पे आएगी भाई, हमने थोड़ा ज्यादा राइट बना दिया, कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। वैसे ही प्राइमरी पे कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए सिवाय V1 के। अब यहां पे बीच में क्या आएगा, बीच में आपकी ना शंट ब्रांच आ जाएगी। और पता है मैं क्यों बोल रहा था कपल्ड सर्किट वालों का मन खुश हो जाएगा, क्योंकि कपल्ड सर्किट में मैंने पढ़ाया था टी मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये वही तो टी मॉडल आ रहा है, ये टी सर्किट ही तो है, बस उसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाए थे, तीन इंडक्टेंस दिखाई थी, यहां लॉसेस भी लेके चल रहे हैं इसलिए रेजिस्टेंस भी आ रहे हैं। ये देखिए, ये हुआ R1 डैश, जे XL1 डैश, ये RC डैश, जे XM डैश, R2, जे XL2, यहां पे I0 को रेफर कर लिया, I0 डैश, ये हो गया आपका लोड ZL, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इधर V1 है तो इधर V1 डैश, पहले V1 डैश लिख लो, V1 डैश, V1 का रेफर्ड वैल्यू है N2/N1, ठीक है, V1 इंटू N2/N1। हाँ, M प्लस माइनस L वाला, उसमें मैंने ट्रांसफॉर्मर में बताया था ना, वैसे M प्लस माइनस L नहीं, L प्लस माइनस M होता है, तो मैंने उसमें बताया था ट्रांसफॉर्मर में L माइनस M ही होता है, वो आगे एक टॉपिक भी आएगा। सेकेंडरी करंट को प्राइमरी में ले तो आए, वही तो है I1 डैश, ये I2 था ना यहाँ, तो वही तो I1 डैश होता है रेफर होके। वैसे I2 मत दिखाओ यहाँ पे, क्योंकि आपका ये जो है करंट जीरो है, I1 डैश ही तो सेकेंडरी का रेफर्ड वैल्यू होता है। अब यहां देखो, ये करंट हुआ I2, ये हुआ I1, या फिर इसको कुछ और बोल दो, I डैश बोल दो, चलो छोड़, I डैश से हमें कोई लेना देना नहीं है। I0 डैश क्या हुआ, I0, इसको भी तो आप सेकेंडरी लेके आए हो I0 से। RC डैश क्या हुआ, RC N2/N1 का स्क्वायर, XM डैश क्या हुआ, XM, इसको भी तो आप सेकेंडरी ले आए, N2/N1 का स्क्वायर। ठीक है, R1 डैश क्या हुआ, R1 N2/N1 का स्क्वायर, और XL1 डैश क्या हुआ, XL1
इंटू N2 बाय N1 का स्क्वायर। जैसे पिछली बार आपने शंट ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज दिखाया था ना E1, इस बार आप शंट ब्रांच के अक्रॉस दिखाओगे E2। आप सेकेंडरी पे हो ना, शंट ब्रांच के अक्रॉस है E2। आई डैश कौन सा करंट है? आई डैश बेटा प्राइमरी का रेफर्ड करंट है। आई डैश को आप ये लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट प्राइमरी करंट मल्टीप्लाइड बाय N1 बाय N2। प्राइमरी की वोल्टेज से जो करंट चल रहा था ना, E1 डैश तो E2 ही हो जाएगा। E1 और E2 तो वैसे भी टर्न्स रेशियो से रिलेटेड है ना, E1 डैश कर लो, E1 डैश इज बेसिकली E2। ठीक है, ये मेन जो ट्रांसफॉर्मर का सर्किट था, इसमें वाइंडिंग के अक्रॉस E1 था, यहां E2 था। E1 E2 टर्न्स रेशियो से रिलेटेड थे, तो E1 डैश तो खुद ही E2 है। ठीक है भाई, तो ये वाले सर्किट भी आपके शॉर्ट नोट्स में जाएंगे। अब देखो यार, परेशानी क्या होती है ना, टी मॉडल के अंदर या तो नोडल लगाएं हर बार, सोच करके देखो। नोडल सुन करके तो इजी लगता है, लेकिन यार विद कॉम्प्लेक्स नंबर नोडल तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इस सर्किट को सॉल्व करने का तो एक ही रास्ता है ना, दैट वी हैव टू अप्लाई द नोडल सर्किट या नोडल एनालिसिस। इसीलिए हम लोग चलते हैं अप्रोक्सीमेट सर्किट की तरफ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सर्किट की तरफ। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि टी मॉडल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर is difficult to simplify, and hence we approximate the circuit for ease of analysis without losing accuracy, ठीक है, बिना एक्यूरेसी लूज किए एनालिसिस को इजी करने के लिए। I1 डैश सेकेंडरी जाके I2 ही तो बन गया भाई। I1 डैश और I2 एक दूसरे के रेफर्ड वर्जन ही तो थे। ठीक है, I1 डैश I2 एक दूसरे के रेफर्ड वर्जन ही तो थे। किस कंडीशन में फ्लक्स LC से लीड एंड लैग? क्या बोल रहे हो प्रजापति, कतई खोपड़ी खाली कर देते हो तुम। एक तो क्या है ना, तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन तुम ही समझ पाते हो भाई, तुम पूछना क्या चाहते हो। और तुम्हें लगता होगा तुमने बड़ा एक्सप्लेन करके सवाल पूछा है, कम से कम सवाल को तो एक्सप्लेन करना चाहिए। अब ये देखो, जैसे मान लो आपने इक्विवेलेंट सर्किट रेफर करके ना कहां बनाया, मान लो सेकेंडरी पे बनाया या प्राइमरी पे बना लो। ज्यादातर जैसे मैंने बोला ना प्राइमरी पे बनता है ज्यादातर, तो आप प्राइमरी पे बना लो। अब आप क्या करते हो, जो शंट ब्रांच थी ना, वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बाद थी, आप उसको लेफ्ट शिफ्ट कर लो। आप उसको कहां शिफ्ट कर लो बच्चों? आप उसको लेफ्ट शिफ्ट कर लो। लेफ्ट शिफ्ट करके क्या हो जाता है, दैट कम्स इन पैरेलल विद द सप्लाई। तो जो आपकी शंट ब्रांच थी उसे वाइंडिंग के पैरेलल ना दिखा के आप उसे सप्लाई के पैरेलल दिखा दो। यहां पे थोड़ा सा उसको लेफ्ट शिफ्ट कर लिया है बस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चेंज किया है? अब इससे क्या हुआ, ये जो R1 और JXL1 थे और ये जो R2 डैश और JXL2 डैश थे, ये आपके सीरीज में आ गए। ठीक है भाई, ये आपके बाय डिफॉल्ट सीरीज में आ गए। यहां पे वोल्टेज लोड का रेफर्ड वैल्यू था V2 डैश, यहां पे करंट था I1 डैश। I1 डैश एक्चुअली क्या है, I2 का रेफर्ड वर्जन है। ठीक है, I2 का रेफर्ड वर्जन है। V में टर्न्स रेशियो तो कभी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में फॉलो नहीं होता भाई। V में टर्न्स रेशियो कब से फॉलो होने लग गया? वो तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में होता है ना। ये आपका I1 है, ये मेरे बच्चों आपका I0 है, RC और XM। ठीक है, इस टाइप से आपका बन गया। अब देखो यहां पे एक्चुअली जो आप शुरू में निकाले थे ना R01, वो यहां पे सेंस बनाता है इस सर्किट में।
याद है R01 निकाले थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। तो यहां पे सेंस बनाता है। तो यहां पे बेसिकली आपने किया क्या है बच्चों, आपने जो है ना शंट वाली ब्रांच को थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करके सप्लाई के पैरेलल लगा दिया है। अब इसको ना सॉल्व करना बड़ा इजी है। अगर सप्लाई वोल्टेज पता है तो शंट ब्रांच को अलग से सॉल्व कर लो और ये बाकी के सर्किट को अलग से सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो V1 ही है। ये शंट ब्रांच के अक्रॉस भी V1 है और ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी V1 है। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो। वेद व्यास अभी क्या बोला था कि ये जो E लेस देन V और E ग्रेटर देन V, पूछना मत कैसे आए, ये वोल्टेज रेगुलेशन बताऊंगा। तब कान में कौन सी बत्ती लगा के बैठे थे भाई, बताओ। अब देखो भाई, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखे हमने, चलो यहीं लिख लेते हैं, या फिर चलो समरी में ही लिख लेते हैं। हमने किया क्या भाई, हमने क्या किया कि जो शंट ब्रांच थी पहले वो E1 के अक्रॉस थी, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था E1, अब कितना हो गया V1। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस शंट ब्रांच becomes V1 instead of E1। तो therefore core loss now becomes V1 square by RC इंस्टेड ऑफ E1 स्क्वायर बाय RC। अब ज्यादातर ना लैगिंग लोड ही होते हैं और लैगिंग में V1 आपका ज्यादा होता है। सिंस V1 इज ग्रेटर देन E1, तो ये मत कहना कोर लॉस बढ़ गए, ये कहो कोर लॉसेज आर ओवर एस्टिमेटेड, क्योंकि एक्चुअल कोर लॉस तो आपके उसी से आते हैं जो एक्चुअल सर्किट है ना। आपके जो सही कोर लॉस आते हैं वो एक्चुअल सर्किट से ही आते हैं, लेकिन यहां वोल्टेज ज्यादा होने के कारण कोर लॉस की वैल्यू ज्यादा आएगी, कोर लॉस की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी है उतनी ही जितनी अप्रोक्सीमेट सर्किट में थी, ये सॉरी एग्जैक्ट सर्किट में थी, ये अप्रोक्सीमेट वाला ज्यादा बता रहा है ना। जैसे टमाटर के दाम बढ़ा के बताना, ऐसा हो गया, दाम तो उतना ही बता ज्यादा रहा है, तो ये सर्किट में थोड़ा सा इनएक्यूरेसी तो आएगा। अप्रोक्सीमेट करोगे तो रिजल्ट में हल्का बहुत ऊपर नीचे तो होगा। अगर एक्चुअल कोर लॉस 100 वॉट है तो ये हो सकता है 105 वॉट बता रहा हो, ये हो सकता है 105 वॉट बता रहा हो। सिमिलरली I0 is overestimated, I0 is overestimated in approximate circuit, यानी जितना करंट एक्चुअली होना चाहिए ना उससे ज्यादा करंट बता रहा है तुम्हारा अप्रोक्सीमेट वाला सर्किट। I0 is overestimated in approximate circuit। अब इसके अलावा क्या हुआ बेटा, इसके अलावा क्या हुआ समझते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया, ओवर एस्टिमेशन का मतलब क्या है, जितना है उससे ज्यादा बता रहा है, ठीक है बेटा। मतलब अगर रिजल्ट इनएक्यूरेट होने लगता है तो उसको ये तो कहोगे ही ना एक्यूरेसी कम हो रही है। अब देखो, जब आपका एग्जैक्ट सर्किट था बेटा, जब आपका एग्जैक्ट सर्किट था तो अगर नो लोड होता तो I2 0 होता, ध्यान से सुनना, नो लोड होता तो I2 0 होता, I1 डैश भी 0 होता। फिर से सुनो, नो लोड पे I2 0 होता, I1 डैश भी 0 होता, यानी नो लोड करंट ऐसे लूप में फ्लो करता। कैसे फ्लो करता, ऐसे लूप में आपका नो लोड करंट फ्लो करता रहता, ठीक है। तो ये जो नो लोड करंट होता बेटा, ये R1 से भी तो पास हो रहा होता, नो लोड करंट ऐसे फ्लो करता ना, तो इट वुड बी पासिंग थ्रू R1। अगर ये R1 में से पास होता तो नो लोड पे R1 में एक लॉस आता I0 स्क्वायर R1। फिर से सुनना, नो लोड पे I2 करंट 0 है, जिससे I1 डैश करंट 0 है, जिसका मतलब यहां से I0 आएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो ये I0 जो आ रहा है इसके कारण R1 में एक लॉस आ रहा है I0 स्क्वायर R1, जिसे बोलोगे नो लोड कॉपर लॉस, नो लोड कॉपर लॉस। अब ये अप्रोक्सीमेट सर्किट देखो, यहां पे देखो जरा,
नो लोड पे I1 डैश 0 होगा, तो I1 ऐसे चला जाएगा, यानी कि R1 में कोई करंट नहीं जाएगा। नो लोड पे R1 में कोई करंट नहीं जाएगा, यानी इस सर्किट में नो लोड कॉपर लॉस 0 हो गया, जबकि एक्चुअल सर्किट में नो लोड कॉपर लॉस था। ठीक है, तो एट नो लोड, यहां पे क्या हो रहा है, एट नो लोड करंट थ्रू R1 which is I1 dash becomes 0, but in exact circuit at no load IR1 is I0। ठीक है, तो नो लोड कॉपर लॉस एग्जैक्ट सर्किट में क्या था, I0 स्क्वायर R1, अप्रोक्सीमेट में क्या है, 0 है। अप्रोक्सीमेट में नो लोड पे कोई करंट R1 से नहीं जाता, देयरफॉर नो लोड कॉपर लॉसेज आर इग्नोर्ड। नो लोड कॉपर लॉसेज आर इग्नोर्ड। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो, सिमिलरली नो लोड वोल्टेज ड्रॉप इज ऑल्सो इग्नोर्ड। R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी तो होता भाई, वोल्टेज ड्रॉप भी तो आता, लॉस आ रहा है बट वोल्टेज ड्रॉप भी आता, तो आप वोल्टेज ड्रॉप को भी इग्नोर ही कर रहे हो। तो ये आपके बेसिकली अप्रोक्सीमेशन का नतीजा है, ये आपके अप्रोक्सीमेशन का नतीजा है। दो चीजें आपने ओवर एस्टिमेट की, कोर लॉस और आपका I0, और दो चीजें आपने अंडर एस्टिमेट की, कॉपर लॉस और वोल्टेज का ड्रॉप। ठीक है, तो फायदे नुकसान क्या, ये इनएक्यूरेसी है। मतलब यार देखो, अगर सही रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको इनएक्यूरेट ही बोलेंगे, बट ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट सर्किट आपको क्लियर रखना है, बट फिर भी चलो इसको भी मैं शॉर्ट नोट्स में मार्क करा देता हूं। द रीजन बीइंग कि मैंने एक दो बार ना टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चलो, Wave Beats Music.